ये क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2024 में 30 जनवरी को आया था। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पूछी गई है, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है एट एनी जनरल पॉइंट, वहाँ के लिए आपको वैल्यू पूछी गई है। बिकॉज पॉइंट में कोई भी रेफरेंस यानी जो दो पॉइंट होते हैं हमारे पास, एक्सियल और इक्वेटोरियल, उन दोनों के बारे में कोई बात नहीं है, तो दैट मीन्स हम सोच के चलेंगे कि हमें एक जनरल पॉइंट पे बतानी है। जनरल मतलब जिसमें दोनों भी इंक्लूड है एट रैंडम। तो देखिए, वैसे तो ये डेरिवेशन स्पेसिफिक है आपको इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सिर्फ वेरिएशन पूछी गई है। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है B = KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर P डायपोल मोमेंट है, लेकिन ये एंगल क्या होता है, मान लीजिए डायपोल कुछ इस तरीके से एंगल बना रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए डायपोल ये है, तो डायपोल के साथ ये जो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट था A, तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के लिए जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो रिजल्ट देता है ये। तो आपको अगर ये फॉर्मूला मेमोराइज है, लर्न है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है एग्जाम में इस बार तो डायपोल बोल दिया गया है। अब जब अगले शिफ्ट के एग्जाम होंगे तो वहाँ पे डायपोल की जगह कुछ और कॉन्फ़िगरेशन कर दी जाए। जैसे डायपोल -q + q का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे +2q और यहाँ पे -3q, इस तरीके की कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए, तब आप स्पेसिफिकली इस रिजल्ट को एज इट इज़ एनालाइज नहीं कर सकते, आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, बिकॉज ये तो सिंपल है, लेकिन हम इसके डेरिवेशन के एस्पेक्ट को भी देखेंगे किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक डायपोल बना लिया है मैंने पहले ही। यहाँ -q और +q चार्ज है। हम जानते हैं, देखिए डायपोल की सेपरेशन a दे रखी है आपको, और एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे जो पॉइंट है वहाँ पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये वाला लेंथ a है और ये एंगल थीटा है, तो हम ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि इतना जो सेगमेंट है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a cos थीटा। ठीक है, मैं यहाँ तक के सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली इतना सेगमेंट है, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों पर्टिकुलर लेंथ है, हमने क्यों यहाँ पे नोटिस करी है, पहले इसको हम बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट को हम मान लीजिए ए बोल देते हैं, और पोटेंशियल एट ए अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वो पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। अब दोनों से अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन दोनों चार्जों से यहाँ पे, तो हमें ये वाले सेपरेशन पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए माइनस चार्ज है, तो इसको बोल दूंगा मैं r माइनस, इस पोजीशन वेक्टर को इधर बोल दूंगा मैं r प्लस। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में इस तरीके से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। पोजीशन वेक्टर बोलते हुए मैंने उसे स्केलर क्वांटिटी की तरह रखा है। अब r माइनस, अगर आप लेंथ को देखें तो ये एक बड़ी लेंथ है। यहाँ तक की लेंथ देखिए, ये वाली जो लेंथ है, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ से लेके उस तक, उसको जनरल r डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले में मैंने r शायद मेंशन नहीं किया था। अब r है, अगर आपको इस r और r माइनस के बीच में रिलेशन में पूछूं, तो r में अगर ये पर्टिकुलर a cos थीटा, देखिए ये परपेंडिकुलर है, अगर इस r में यहाँ से लेके यहाँ तक में a cos थीटा जुड़ जाए तो r माइनस बन जाएगा। डेट मीन्स जो r माइनस है, r माइनस = r प्लस a cos थीटा। ठीक है, अब ये चेंज भी हो सकते हैं, जो आदमी -q को उधर शिफ्ट कर देगा तो उसके अलग अलग स्पेसिफिकली ये वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन अभी फॉर द रेफरेंस ऑफ दिस डायग्राम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r प्लस जो होगा। आप देखिए r प्लस सिमिलरली अगर आप देखें तो ये जो r लेंथ है, अगर उसमें से a cos थीटा, अगेन ये वाला जो है परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये दोनों सेपरेशन देखिए, ये दोनों ऐसे बराबर हैं और ये दोनों इस तरीके से बराबर हैं। तो r प्लस की वैल्यू जो है वो है r में से a माइनस a cos थीटा। अब जब हमारे पास r प्लस और r माइनस की वैल्यू है, तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं। पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्जेस की वजह से KQ/R। ठीक है, तो मान लीजिए पहले +q चार्ज लिखा, तो KQ/R प्लस R प्लस की वैल्यू, चलिए पहले मैं R प्लस की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ, प्लस KQ। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि -q चार्ज है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं माइनस लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय R माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, VA = KQ मैं कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ पे 1/r प्लस, देखिए r प्लस की वैल्यू में उधर माइनस है, तो r, मैं r को थोड़ा इस तरीके से कर रहा हूँ, r माइनस a cos थीटा, और यहाँ पे माइनस 1/r माइनस की जगह है r प्लस a cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये a माइनस भी a प्लस भी है फॉर्मूला, तो यहाँ पे VA = KQ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका r² माइनस a²
कॉस स्क्वायर थीटा, और अगेन ये ए माइनस बी, ये वाली तरफ उधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर। अब देखिए ये माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस आया, अगेन माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, आर से आर कट गया और ये हो गया आपका के क्यू 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है उसका मैग्नीट्यूड q इंटू 2a लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे q इंटू 2a को आप p लिख सकते हैं, के पी कॉस थीटा, और फॉर्मूला नीचे देखिए। और एक और चीज़ अगर आप देखें यहाँ पर, पहले मैं इस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जनरली क्या है, डाइपोल जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे कैलकुलेट होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये जो सेपरेशन होती है ए, ये बहुत स्मॉल होती है, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट अगर बोला भी नहीं गया है तब भी आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आर जो जिस सेपरेशन पे आप कर रहे हैं वो उसकी इटसेल्फ डाइपोल की डायमेंशन से बहुत बड़ा है। तो जब आर बहुत बड़ा होगा तो आप देखिए ए स्क्वायर जो होगा उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब ये क्यों किया जा सकता है, देखिए कोई भी छोटा नंबर आप लीजिए, जैसे 1 से छोटा कोई भी आप नंबर लीजिए 1/4, अब इसको आप अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/16, यानी और छोटा हो जाता है, एक छोटा नंबर और ज़्यादा छोटा हो जाता है। डेट मीन्स अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा दें कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर, मतलब आर बहुत बड़ा है ए से, देन ये टर्म जो है निगलेक्ट करी जा सकती है और इसके साथ ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर भी चला जाएगा, तो सीधा जो पोटेंशियल एट ए है वो हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो आप देख रहे हैं एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अप्रोचेस थोड़े से बदल सकते हैं, अगर ये प्लस क्यू की जगह पे मतलब डाइपोल ना देके कोई और चार्ज दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेशन भी नीडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा रिजल्ट मेमोराइज कर लेंगे तो आप हर बार कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 29 जनवरी को आया था इवनिंग शिफ्ट में। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक प्लेन यानी एक फ्लैट सरफेस एरिया से। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम गॉस लॉ से पहले जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो हमें पता है फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ई डॉट किसी सरफेस से क्लोज, अगर उस सरफेस के एरिया पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डॉट डी एस, ये स्टैंडर्ड फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लगा दे कि इफ ई इज यूनिफॉर्म, इफ ई इज यूनिफॉर्म यानी ई के वैल्यू में कोई भी ऐसा टाइम डिपेंडेंस नहीं है, पोजीशन डिपेंडेंस नहीं है, ई इज यूनिफॉर्म एंड सरफेस इज फ्लैट, सरफेस फ्लैट है। अब फ्लैट में देखिए सर्कुलर फ्लैट भी हो सकता है या फिर प्लेन भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में। तो बेटा ई अगर यूनिफॉर्म होगा तो सबसे बड़ी बात वो ई इस इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है एज इट इज, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा ई यूनिफॉर्म ही है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जहाँ पे एक्स या कोई टाइम डिपेंडेंस हो। वैसे टाइम डिपेंडेंस तो हमारे जेई के कोर्स में भी नहीं होती, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जहाँ पर कोई टाइम डिपेंडेंस हो। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन के, और डॉट ऐसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन इस तरीके से बचेगा डी एस। अब देखिए क्योंकि सरफेस फ्लैट है, एक फ्लैट सरफेस में अगर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट ऐसे लेते हैं डी एस, तो जब आप इंटीग्रेशन कर भी लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा बड़ा एरिया जिसको आप एस वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूजुअली इस तरीके से यानी ऐसे से स्टार्ट होता है जनरलाइज फॉर्मूला और ऐसे बन जाता है। तो अगर फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सरफेस अगर आपका जो है फ्लैट है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अब जरा आप देखिए ऐसा क्यों लिखा, यूजुअली अगर आप देखेंगे इस तरीके के सॉल्यूशन डायरेक्टली यहीं से लिख के कर दिए जाते हैं, तो बच्चा उसमें सोचता नहीं है, आपको खुद सोचना है जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है तो इससे ये कैसे बना, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगर आपको पता है यहाँ पे दो वेक्टर, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आप बस अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लीजिए। जैसे ई डॉट एस करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई कितना है आपका 6i प्लस 5j प्लस 3k, ठीक है। अब देखिए सरफेस फ्लैट कैसे हुआ, यहाँ पे दे रखा है हमें वाई जेड प्लेन है तो एक फ्लैट सरफेस ही है। डॉट करेंगे हम, डॉट और एस की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ हमें देखिए खुद ही नोटेशन में दे रखी है वेक्टर के। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ होगा और कोई मल्टीप्लाई होनी नहीं है, तो 6 × 3 ये 180 हो जाएगा। तो 180, अब यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। ऑल्दो शायद यहाँ पे देखिए कोई यूनिट नहीं दे रखी है,
लेकिन आप फिर भी अगर यूनिट हो तो आप पहले से मेमोराइज करते हुए चलेंगे। तो आपने देखा कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा हो सकता है कि फ्लक्स जो है ना वो यूनिफॉर्म, मतलब फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, तब आप ऐसे नहीं करने लग जाएंगे। और यही बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो वो देख लेते हैं ऐसा, फिर वो भूल जाते हैं। जबकि हमें ध्यान रखना है दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, या कह दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्लक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है चार्जेस 5Q एंड -2Q। अच्छा ये भी बता दें 29 जनवरी को ये आया था। चार्जेस 5Q एंड -2Q जो है लोकेटेड है 3A0 पॉइंट पर। अब देखिए 3A0 मतलब यहाँ देखिए मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। ये है A, ये 2 है, ये 3 है। तो 3A वाले पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दे रखा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है 3A0, ठीक है। देखिए एक्स में मूवमेंट है, वाई में कोई नहीं, उस जगह पर रखा गया है 5Q चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद बोल रखा -5A0 पे रखा गया -2A चार्ज। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ये रहा आपका 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये -5A0 पहुँच गए तो -5A0 आप यहाँ पहुँच गए। इस जगह पे चार्ज रखा गया है -2Q, तो यहाँ पे -2Q मैंने मेंशन कर दिया। अब आपसे बोल रखा है कि एक फ्लक्स बताना है किसी स्फीयर से। देखिए फ्लक्स जो है किसी सरफेस से निकलता है, स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर से फ्लक्स बताना है जिसका रेडियस 4A हो और उसका सेंटर है वो ओरिजिन पे हो। तो अब देखिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। एक सर्कल हम लेके आते हैं, अगर लीजिए स्फीयर हम लेके आते हैं। देखिए स्फीयर हमने लिया, अब स्पेयर का हमने लगभग आइडियोलॉजिकली एक सेंटर अलाइन कर लिया, ठीक है। हमने देखिए इक्वी डिस्टेंस से हमें लग रहा है यहाँ पे ये सेंटर पे अलाइन कर लिया इन दोनों पॉइंट से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पॉइंट है, यहाँ तक इस स्पेयर को बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए आप देखते जाइएगा ये यहाँ तक, अब जो 4A तक जाना था वो मैं चला गया, लेकिन अब देखिए 5A वाला पॉइंट बाहर रह गया, अभी ये स्पेयर से बाहर है। तो आपसे पूछा था फ्लक्स बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं ये स्पेयर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, मान लीजिए मैंने ये स्पेयर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए ये स्पेयर मैंने ड्रॉ कर दिया, आप देख रहे हैं ये वाला चार्ज जो है ये आउटसाइड रह गया और ये वाला चार्ज इनसाइड रह गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा याद आ रहा होगा कि फ्लक्स कैलकुलेशन थ्रू क्लोज सरफेस में गॉस लॉ क्या कहता था। गॉस लॉ से जब आप पढ़ते थे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई ई यानी फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये क्यू इनक्लोज्ड उसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज तो केवल कौन सा आ रहा है 5Q, क्योंकि वो बाहर है। तो 5Q बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्या करा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दिया गया है। सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं, साथ ही साथ उसे एक ज्योमेट्रिकल शेप से भी करा। अब सोचिए ये क्वेश्चन अगली बार कैसे आ सकता है, स्फीयर की जगह क्यूबॉइड को फिगर कर सकते हैं, ठीक। आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इजी फिगर थोड़ा स्फीयर ही पड़ता है। ये अब आपके खुद जो है एनालिसिस पे डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जीरो होता है। अब बिल्कुल सही बात है कि कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क डन अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करेंगे, मान लीजिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे आप चार्ज को अगर मूव करते हैं तो वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं चार्ज को लेकर चल रहा हूँ तो कुछ भी काम करना पड़ रहा है, मेरे को चलना तो पड़ रहा है, तो आप शायद वर्क के कंसेप्ट को ढंग से नहीं जानते हैं। एक्चुअली में जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स रिलेटेड, तो ये बात कर रहे होते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई काम नहीं करेगी। अब उसके पीछे रीजन है, अब पहले रीजन को पढ़ लेते हैं। रीजन लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये बिल्कुल सही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब आपको थोड़ा लॉजिकली समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे है और आप उसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेंगे आप। और आपने 9th क्लास में पढ़ा था और आप जनरली 11th क्लास में भी जानते हैं कि जब वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आर इज द, ये ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया।
लेकिन अब मैं जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आया उनके लिए बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एनालॉजिकली एकदम सेम है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप ऐसा समझिए कि अगर आप एक फ्लोर पे खड़े हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, अगर वो एक सर्टेन हाइट पे है, अब आपके पास वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल फिक्स है, जैसे आप जानते हैं mgh एक पर्टिकुलर हाइट पे। अब अगर आप पूरा दिन ग्रेविटेशन की फोर्स है नीचे की तरफ हमेशा और आप इस फ्लोर पे मूव करते रहें, तो क्या कोई भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ आपकी जो हाइट है वो सेम है। आप पूरा दिन घूमते रहिए उस फ्लोर पे, तो आप वर्क कर रहे हैं लेकिन ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के अगेंस्ट नहीं। तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होगा। अब उसको क्यों नहीं हम काउंट करते इस वाले वर्क में? बिकॉज़ कोई भी फ़र्क ग्रेविटेशनल से रिलेटेड जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ उसमें नहीं पड़ने वाला। नहीं, एक आदमी जो उस फ्लोर पे पूरा दिन बैठा रहे और एक आदमी जो पूरा दिन घूमे, उसके बाद शाम को दोनों अगर नीचे जंप करते हैं, तो उनके जो भी डायनामिकल क्वांटिटीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, फ़ोर्स, मोमेंटम, वो सब सेम रहने वाली है बिकॉज़ उनकी हाइट सेम है। तो इट मीन्स कंज़र्वेटिव फ़ोर्सेस में पाथ की डिपेंडेंस नहीं होती, बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की डिपेंडेंस होती है। तो ये भी सेम ऐसे ही है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ील्ड को आप देखें, वो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो भी हमारे फ्लोर की तरह ही, उस पे परपेंडिकुलर ही होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर होने से जब भी आप यहाँ पे मूव करेंगे तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। तो ये बिल्कुल सही लॉजिक है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज को चलाना है वो वर्क 0 होता है, और इसका कारण है कि फील्ड परपेंडिकुलर होती है। तो आप देखिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही, आई थिंक ये भी 27 जनवरी को आया था। यहाँ पे एक चार्ज गिवन है, देखिए 10 माइक्रो कूलम। अब आई थिंक अगर ये जो वैल्यू है, तो चार्ज की वैल्यू एक्चुअली में पहली कन्फ्यूजन तो ये हो सकती है 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻6 फिर -6 होगा माइक्रो कूलम की वजह से। चलिए तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बोल रखा है ये ओरिजिन पे सिचुएटेड है, यानी एक जगह पे रखा गया। मान लीजिए मैं इसको क्यू बोल देता हूँ। अब बोल रखा है यहाँ पे दो पॉइंट है, पी और क्यू। तो देखिए पी पॉइंट दे रखा है, एक्स में भी कुछ डिस्टेंस है √3 और वाई में भी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया √3 और √3, ठीक है। और यहाँ पर जो बोल रखा है कि जो पी के बाद क्यू पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, ये रहा आपका क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट है आपका √60। तो आपसे बोल रखा है कि आप वीपी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीपी एंड वीक्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आपने पिछला वाला पार्ट समझा तो उससे बिल्कुल एनालिसिस में बिल्कुल क्लियर है। ये जो पॉइंट क्यू है ये बेसिकली आपका एक सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अगर ये दोनों पॉइंट की जो दूरी होगी, रेडियल दूरी, अब देखो आपको अगर शायद इन कोऑर्डिनेट्स को देख के लगेगा कि हाँ ये √3 पे आगे है एक्स डायरेक्शन में, ये √6 पे ज़्यादा है तो ये आगे ज़्यादा है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे सेंट रेडियली, अब ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। अभी हमें ये वाली लेंथ नहीं पता है, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है एक्स की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है। ये बता रहा है एक्स की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है। तो हम पहले ये लेंथ निकालेंगे। इसके केस में क्लियर है क्योंकि ए की पोजीशन है, वाई में 0 है, तो ये √6 ही होगी ये वाली लंबाई। लेकिन जब आप बेटा ये निकालने लगोगे ये वाला डिस्टेंस, तो देखिए अगर ये एक्स और वाई पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली हाइट भी √3 है, और ये वाली जो इतनी बची हुई हाइट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी √3 है। अब आप इन दोनों को देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस निकालिए। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब लेंथ, ये हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, और फिर इधर √3 का स्क्वायर भी 3 होता है। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं ये क्या आ गया, √6। तो आप देखिए पॉइंट पी भी इस चार्ज क्यू से √6 दूरी पे ही है एक्चुअली में, और पॉइंट क्यू भी √6 दूरी पे ही है। तो अभी आप देखिए अगर आप सभी दोनों सेम फ्लोर पे हैं तो दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी सेम होगी, या यूँ कह लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होगा। सेम भी द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप सेम दूरी पर हैं पॉइंट एक सोर्स ऑफ चार्ज से, तो जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बोल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 ही होगी। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया तो वो 0 ही आएगा। अब उसको आप निकाल के ऐसे दिखा सकते हैं, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर। अब देखिए यहाँ पे आर जो क्यू पी पॉइंट के लिए और क्यू पॉइंट के लिए, अब आप जरा कैलकुलेशन में आपने देख लिया के क्यू बाय आर पी भी कितना आ रहा था, √6, और ये भी कितना आ रहा था, √6। तो बेसिकली 0 आ जाएगा। तो ये एक जो है स्टैंडर्ड कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा ये इस साल के अभी तक की जो जेईई मेन की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो गए हैं हमारे इन लास्ट की वीडियो और इस वीडियो में। तो हम देखा बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप बोर्ड्स में भी थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, बस कुछ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बिकॉज बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं।
अब एमसीक्यू पैटर्न में वहाँ पे भी आने लग गए हैं, तो आप देखिए अगर आप स्टैंडर्ड भी पढ़ते हैं तब भी आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।